C4 पाथवे के बाद जो अगला पाथवे है हमारे डिस्कशन में वो है कैम पाथवे। कैम पाथवे एनसीईआरटी ने डायरेक्टली तो नहीं दिया इस चैप्टर में, लेकिन ये इनडायरेक्टली सिलेबस में आता है। कैसे? इकोलॉजी के चैप्टर में नाम ले रखे हैं कैम पाथवे के। ये किस प्रकार की एडाप्टेशन है, इससे क्या फ़ायदा होता है, उसके सवाल हैं इकोलॉजी में कनेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब नीट के सिलेबस में आ जाता है। हाँ, क्या करेंगे हम? पाथवे पर दबाव कम और इससे होने वाले फायदों पर जो क्वेश्चन बनते हैं इकोलॉजी से कनेक्ट होकर, उन पर दबाव ज़्यादा, ऐसे चलेंगे। तो उसी तरीके को अपनाएंगे। उतना डिटेल नहीं लूंगा जितना C4 में लिया था, वो सिलेबस में था, उससे कम डिटेल लूंगा। कैम, कैम शब्द का मीनिंग क्या है? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहलाता है कैम पाथवे। क्यों कहते हैं इसको क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म? इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्लांट में ये डिस्कवर हुआ उसका नाम है ब्रायोफाइलम, और ये मेंबर है किस फैमिली का? क्रैसुलेसी फैमिली का मेंबर है। तो क्रैसुलेशन किस लिए आ गया? फर्स्ट डिस्कवर्ड इन क्रैसुलेसी फैमिली, उसका कौन सा मेंबर? ब्रायोफाइलम। एसिड क्यों आ रहा है? इस पाथवे में मैलिक एसिड का स्टोरेज होता है। मैलिक एसिड बना तो C4 में भी था, पर वहां तुरंत बंडल शीट में चला गया था, स्टोरेज नहीं था। यहां पर स्टोरेज होगा, मैलिक एसिड का स्टोरेज हुआ। फिर कैम प्लांट्स में और क्या खास बातें हैं? मेटाबॉलिज्म तो क्लियर हो गई है, मेटाबॉलिक पाथवे तो है ही, तो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये प्लांट रखते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा किसको कहते हैं? जो केवल नाइट में ओपन होते हैं स्टोमेटा। तुरंत फायदा होगा इससे, लिखेंगे भी आगे। स्टोमेटा दिन में नहीं खुलेंगे, केवल रात्रि में खुलेंगे, तो ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाएगा। इनका टारगेट ही ये है कि ट्रांसपिरेशन को कम कर दो, क्योंकि ये जो कैम प्लांट्स हैं दे आर फाउंड इन ड्राई रीजन्स। ये ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं। तो इनमें एडाप्टेशन डेवलप हो गई है कि स्टोमेटा को दिन में मत खोलो। फिर इनमें और एडाप्टेशन है। ये सक्यूलेंट प्लांट्स हैं। सक्यूलेंट मतलब फ्लैशी। फ्लैशी किस पर्पज के लिए हैं? फ्लैशी है वाटर स्टोरेज के लिए। इन प्लांट्स में क्या प्रॉपर्टी है? जब पानी मिले लेकर इकट्ठा कर लो और लॉस मत होने दो, क्योंकि आगे पता नहीं है पानी फिर कब मिलेगा। सबसे आसान एग्जांपल कैक्टस। कैक्टस फ्लैशी है बिल्कुल, और लीफ तो आप जानते ही हैं स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई वहां तो। और दूसरे प्लांट एगेव, एलो, वही एलोवेरा वाला, यूफोर्बिया। यूफोर्बिया पर क्वेश्चन आया है, काफी पुराना क्वेश्चन, जब AIPMT पैटर्न था कैलेंशू पर आया, एक साथ पूछे गए थे। ब्रायोफाइलम एंड कैलेंशू। पाइनएप्पल इसी कैटेगरी में है। तो कैक्टस और यूफोर्बिया, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लगते हैं मुझे, कैक्टस एंड यूफोर्बिया। इन दोनों को क्यों लिखा है? ये डेली लाइफ से बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। जो एगेव एलो हैं ये मॉर्फोलॉजी वगैरह में भी एग्जाम्पल आते हैं, और ये जो फ्लैशी प्लांट्स हैं उनके मुख्य एग्जाम्पल्स हैं। पाइनएप्पल इसी कैटेगरी में आता है। वाटर को स्टोर करके रख रहे हैं और ज़्यादा अमाउंट में लॉस होने नहीं दे रहे हैं, दिन में स्टोमेटा खोलते ही नहीं है, ड्राई रीजन्स में उगते हैं। अब यहाँ फिर बच्चे क्या कहते हैं, सर अगर हम कैक्टस को घर में गमले में उगा लें और उसको खूब पानी दें रोज, तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कैक्टस कैक्टस ही रहेगा। आप उसको रोज थोड़ा बहुत पानी देंगे तो, अच्छे से पानी देंगे तो 4 दिन बाद कैक्टस चाइना रोज बन जाएगा। ऐसा कैसे होगा? कैक्टस कैक्टस ही रहेगा भाई। उसमें जो एडाप्टेशन डेवलप हो गई है वो परमानेंट हो गई है, अब जेनेटिकली फिक्स हो गई है लो वाटर कंटेंट के लिए, क्योंकि वो तो अपने नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से एडाप्टेशन कर रहा है ना। आप उसको थोड़ा अच्छे पानी में उगाने लगेंगे, रोज उसको पानी देने लगेंगे, तो वो अपनी एडाप्टेशन नहीं छोड़ देगा। तो इसलिए जो एडाप्टेशन डेवलप हो गई है वो रहेगी। अब आगे क्या पॉइंट आता है? क्या इन प्लांट में क्रैंज एनाटॉमी है? ना, कोई क्रैंज एनाटॉमी नहीं है इन प्लांट्स में। इन प्लांट्स में कोई क्रैंज एनाटॉमी नहीं है। पाथवे कैसे चल रहा है उस पर ध्यान देना। मैंने कहा ना पाथवे को थोड़ा रिड्यूस करूंगा, काम की बातें। हमने कहा था
नाइट में स्टोमेटा ओपन होंगे, ये बनाया स्टोमेटा ओपन, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बनाया। ये एपिडर्मिस है, उसमें स्टोमेटा है। बाहर से CO2 आ गई कब? नाइट में। इस बात पे बहुत ध्यान देना, बाहर से CO2 आ गई कब? नाइट में। प्राइमरी एक्सेप्ट, उसका पहला एक्सेप्टर कौन? प्राइमरी एक्सेप्टर कौन? वही 3 कार्बन कंपाउंड PEP, जैसा C4 में था। किसकी प्रेजेंस में? पेप्केज की प्रेजेंस में। पहला स्टेबल कंपाउंड बिल्कुल वैसा ही, ऑक्सलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड। फिर इससे क्या बना? मैलिक एसिड, और ये स्टोर हो गया वैक्यूल के अंदर। रात भर यही प्रोसेस चलता रहेगा। स्टोमेटा खुला रखो, बाहर से CO2 लेते रहो, पेप्केज की प्रेजेंस में ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनाओ, और ऑक्सलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनाओ, और उसको वैक्यूल में स्टोर करते रहो। वैक्यूल में ये स्टोरेज जो हो रहा है एसिड का, ये कहलाता है एसिडिफिकेशन, क्योंकि एसिड स्टोर हो रहा है, ये कहलाता है एसिडिफिकेशन। रात भर एसिडिफिकेशन चल रहा है। किस सेल में चल रहा है? मीजोफिल सेल में। कोई क्रंच एनाटॉमी नहीं है, एक ही प्रकार का सेल है, कोई बंडल शीथ है ही नहीं, क्रंच एनाटॉमी नहीं है कैम प्लांट्स में। रात्रि में स्टोमेटा ओपन है, तो ये नाइट का प्रोसेस हो गया। अब PEP कहां से आ रहा है बार बार? क्योंकि रीजनरेट तो हो नहीं रहा नाइट में, स्टार्च को तोड़कर PEP प्राप्त किया जा रहा है। दिन में लौटा देंगे, उधारी ले रहे, तो ये स्टार्च को तोड़कर PEP बनाया गया। अब दिन में क्या प्रोसेस होगा? वही सेल, सेम मीजोफिल सेल, सेल नहीं बदला, इस बात का ध्यान रखें। डायग्राम बदल रहा है, दोनों तरफ एरो लगा है, सेम मीजोफिल सेल, गलती नहीं करेंगे। C4 प्लांट में था, इधर मीजोफिल, इधर बंडल शीथ, यहां कोई बंडल शीथ सेल नहीं है, ये भी मीजोफिल सेल है, वही सेल है। दिन में डे टाइम, इधर कोने पे देखेंगे, डे टाइम है। अब स्टोमेटा बंद है, स्टोमेटा क्लोज्ड है, बाहर से CO2 उपलब्ध नहीं है। क्या होगा? जो मैलिक एसिड रात भर स्टोर हुआ था उसका ब्रेकडाउन होगा, उससे CO2 रिलीज होगी, और ये CO2 कहां उपयोग होगी? C3 साइकिल में उपयोग होगी, ग्लूकोज बनाने के लिए। यही काम है कार्बोहाइड्रेट बनाने का, केल्विन साइकिल या C3 साइकिल का। तुरंत नोटिस करेंगे कि क्या केम प्लांट में भी, क्या केम पाथवे में भी C3 साइकिल आई है? यस, C3 प्लांट्स हैव C3 साइकिल, C4 प्लांट्स आल्सो हैव C3 साइकिल, केम प्लांट्स आल्सो हैव C3 साइकिल। C3 पक्का चलेगी बाद में। बाकी मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके ब्रेकडाउन से CO2 तो इधर चली गई, पायरुवेट इधर आ गया, 3 कार्बन कंपाउंड, और उससे PEP और वापस स्टार्च। पायरुवेट से PEP बनाने में वही कहानी जिस पर हमने पहले मेहनत की थी। ATP से AMP प्लस IP, एक फॉस्फेट पायरुवेट ले गया, एंजाइम वही PPDK, एंजाइम वही PPDK एंजाइम, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, जिसका नाम बताया था आपको C4 में। तो ये प्रोसेस चल गया। फिर देखना, दोबारा ध्यान से देखना, और नए क्वेश्चन अराइज करूंगा। नाइट में जब स्टोमेटा ओपन है तो बाहर से CO2 लेने की फैसिलिटी है। आप इस प्लांट की मजबूरी पहचानो, इसने अपना वाटर लॉस कम करने के लिए दिन में स्टोमेटा बंद कर दिया, लेकिन समस्या आएगी कि अगर दिन में स्टोमेटा बंद कर दोगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे चलाओगे? CO2 का रास्ता भी तो रुक गया ना। जनरल बॉडी सरफेस से कुछ CO2 आती है, लेकिन वो अमाउंट बहुत कम है, उससे पर्याप्त भोजन नहीं बनेगा। तो क्या किया इन प्लांट्स ने? ऐसा सिस्टम तैयार किया कि रात को ही CO2 का फिक्सेशन कर लो, प्राइमरी फिक्सेशन करके मैलिक एसिड बना के स्टोर कर लो। फिर बच्चों का सवाल, सर CO2 लेके CO2 स्टोर कर लेते, मैलिक एसिड क्यों बनाया? भाई CO2 गैसियस कंपाउंड है, थोड़ा बहुत पानी में घुलेगा, इससे ज्यादा तो रुक नहीं पाएगा। तो गैसियस कंपाउंड है, वो तो अंदर आने के बाद ऐसे तो वापस डिफ्यूज होकर बाहर चला जाएगा। प्लांट के पास गैस सिलेंडर थोड़ी है जिसमें भर के CO2 को रख लेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के रखना पड़ेगा। तो उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया C4 की तरह, ऑक्सलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड स्टोर्ड। फिर यहां बच्चों का सवाल आता है, सर वो एस्पार्टिक एसिड का भी नाम आया था? नहीं, कैम में नहीं है। ज्यादा अमाउंट में बनाना है, स्टोरेज करना है, मैलिक एसिड सुटेबल होता है, एस्पार्टिक एसिड नहीं। अमाइनो ग्रुप वाले जो कंपाउंड है वो ज्यादा अमाउंट में टॉक्सिक हो जाते हैं, वो सुटेबल नहीं है। अब यहां पर मीजोफिल सेल ने रात भर ये प्रोसेस चलाया। दिन में जो प्रोसेस चल रहा है वो कहलाता है डी एसिडिफिकेशन।
डी एसिडिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसमें ये एसिड ब्रेक होगा और CO2 रिलीज करेगा और ग्लूकोज बनाने में यूज होगा, वापस स्टार्च बन जाएगा। आप क्या क्या चीजें नोटिस करेंगे, यहां मैंने इनको पूरा बैलेंस करने की कोशिश नहीं की है कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं, 6 से मल्टीप्लाई करूं, 6 से मल्टीप्लाई करूं, पहले करके दिखा चुका हूं ना C4 में, तो आप अंडरस्टूड है, आपके लिए बेसिक आइडिया लिखा है, केवल अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। और क्वेश्चन, सर ये जो केल्विन साइकिल C3 साइकिल दिन में आप CO2 से चला रहे हो, ये रात में CO2 आई थी तो रात में ही केल्विन साइकिल चला लेते, दिन में क्यों चलाई, इंतजार क्यों किया? C3 cycle also requires assimilatory power, that is ATP and NADPH2 which come from light reaction, जो कहां से आते हैं, लाइट रिएक्शन से आते हैं। अब जब दिन में ATP और NADPH2 को सप्लाई करने के लिए लाइट चाहिए तो रात में कहां से मिलेगा? इसलिए स्टोरेज करना पड़ेगा, मैलिक एसिड का स्टोरेज करना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि दिन में वही सेल क्या चला है, C3 साइकिल चला है। यह सब मजबूरी किसकी वजह से? पानी का लॉस कम करने के लिए, क्योंकि रात में स्टोमेटा खुले हैं, दिन में स्टोमेटा बंद है। अब इसकी थ्योरी के क्या क्या पॉइंट लिखे जो समझा लिया, अब एकदम आसान हो गया आपके लिए। नाइट में जब स्टोमेटा ओपन है, प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2, पुराना पॉइंट कहां पर, साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल, कहां चल रहा है फिक्सेशन, साइटोप्लाज्म में। बेसिक प्रोसेस सिमिलर टू C4 पाथवे, बिल्कुल पूरा का पूरी कहानी दिख रही है ना, CO2 आया, PEP से मिला, पैपकेज की प्रेजेंस में OA बनाया, ये सब क्या है, C4 के जैसा ही तो है ना, बेसिक प्रोसेस जो है वो C4 के जैसा है। मैलिक एसिड स्टोर हो गया वैक्यूल में, क्या लिख कर आया हूं इस स्टोरेज को, एसिडिफिकेशन, स्टोर होता रहा रात भर। यही डे टाइम में क्या होगा, जब स्टोमेटा तो बंद है, बाहर से CO2 उपलब्ध नहीं हो पा रही है पर्याप्त, अब क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ मैलिक एसिड होगा। मैलिक एसिड के ब्रेकडाउन से क्या रिलीज होगी, CO2। यही ब्रेकडाउन क्या कहला रहा था, डी एसिडिफिकेशन। इस CO2 का क्या करेगा प्लांट, इस CO2 को यूज करेगा प्लांट, इस CO2 इज यूज्ड इन C3 साइकिल और केल्विन साइकिल चलाने में। कहां चलेगी ये C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, जो डायग्राम में नहीं दिखता है, इधर स्टार लगाकर लिखा है, इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। प्राइमरी फिक्सेशन साइटोप्लाज्म में, जबकि C3 साइकिल क्लोरोप्लास्ट में। अब ये इसका यूज होगा, इसका मतलब यहां पर C3 साइकिल चलाने में वही रुबिस्को का रोल है। डायग्राम पे चाहे देख लो, यहां चाहे लिख दूं, ये रहा, यहां काम करेगा कौन एंजाइम, रुबिस्को काम करेगा C3 साइकिल चलाने के लिए। और इसी सेल में दिन के समय लाइट रिएक्शन भी चल रहा है, ये पॉइंट लिया था। फॉर C3 साइकिल ATP एंड NADPH2 कम फ्रॉम लाइट रिएक्शन। कहां चल रहा है लाइट रिएक्शन, उसी सेल में चल रहा है, मेसोफिल सेल में। क्यों इस मेसोफिल सेल पर इतना दबाव दे रहा हूं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा फोटो रेस्पिरेशन का। क्या उसी सेल में C3 साइकिल और लाइट रिएक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो लाइट रिएक्शन से क्या रिलीज होगी, O2 भी रिलीज होगी, तो वही रुबिस्को और वही O2। तो आगे कहूंगा फोटो रेस्पिरेशन होगा कैम प्लांट में, मतलब ये फोटो रेस्पिरेशन रोक नहीं पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इनमें C3 साइकिल चलाने वाला रुबिस्को और लाइट रिएक्शन सेम मेसोफिल सेल में है, इनमें कोई बंडल शीथ सेल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक C4 प्लांट्स, C4 प्लांट की तरह ही कैम प्लांट्स ऑल्सो यूटिलाइज 30 ATP एंड 12 NADPH2। अलग से काउंट करके नहीं दिखाया, बिल्कुल सेम है। क्या इनमें भी C3 साइकिल चल रही है? यस। क्या इसमें भी PEP रीजनरेशन का स्टेप है? यस। इसका मतलब इनके ATP और NADPH2 यूटिलाइजेशन में कोई अंतर नहीं है, जैसा C4 में समझाया था वैसा ही रहेगा, दैट 30 ATP एंड 12 NADPH2 पर ग्लूकोज सिंथेसिस। और अगर पर CO2 देखना हो तो भाई ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पर CO2 में 1 कार्बन के लिए तो 6 से डिवाइड कर दिया, छोटे बच्चे वाला पॉइंट, तो 5 ATP और 2 NADPH2 आ गए। क्वेश्चन का आंसर वही देना है, मतलब सवाल बड़ा नहीं है, मेन इशू है कि आपको आंसर वही देना है जो पूछा है। पर ग्लूकोज का आंसर अलग है और पर CO2 फिक्सेशन का आंसर अलग है। पता होता है बच्चे को, वो वहां गलत चिपका देता है आंसर, बाद में कहता है सर सिली मिस्टेक हो गई। नहीं चाहिए सिली मिस्टेक। अब आया कि भैया C4 पाथवे तो किस लिए इवॉल्व हुआ था, कि फोटो रेस्पिरेशन रोकना है। मुद्दा कैम पाथवे क्यों इवॉल्व हुआ, क्या कारण है कैम पाथवे के इवॉल्व होने का, व्हाई कैम पाथवे।
इट इज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, इकोलॉजी में लिखा हुआ एनसीईआरटी का पॉइंट। इट इज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन फॉर डिक्रीजिंग वाटर लॉस, पानी का लॉस कम करना है, क्योंकि पौधे बहुत ही सूखे वाले क्षेत्रों में उग रहे हैं। बाय क्लोजिंग स्टोमेटा इन डे टाइम, दिन के समय स्टोमेटा को बंद करके वाटर के लॉस को कम करना ही इनका टारगेट है, ये इनका टारगेट है। फिर ये बहुत बढ़िया पॉइंट, ये अच्छे लेवल की कहानी है। C4 प्लांट में दो प्रकार के सेल थे, मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। लाइट रिएक्शन अलग सेल में और केल्विन साइकिल अलग सेल में। इसको कहते हैं C4 प्लांट्स हैव सेपरेशन ऑफ स्पेस, स्थान का विभाजन, जगह बटी हुई है, मतलब स्पेटियल सेपरेशन बिटवीन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां चल रहा था? मीजोफिल सेल में, जहां ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट थी। एंड केल्विन साइकिल ये कहां चल रही थी? ये चल रही थी बंडल शीथ सेल में, एक ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट है। स्थान का विभाजन है, सेपरेशन ऑफ स्पेस मतलब स्थान का विभाजन है। प्रोसेस स्थान के संदर्भ में विभाजित है, कुछ भाग फोटोसिंथेसिस का मीजोफिल सेल में और कुछ भाग बंडल शीथ सेल में। यहीं पर O2 रिलीज हुई थी, जबकि यहां क्या था? रूबिस्को। वही कहानी, O2 का सेल अलग, रूबिस्को का सेल अलग, सो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हुआ, क्योंकि रूबिस्को बच गया ना ऑक्सीजन से। यही पढ़ के आए थे। अब नया पॉइंट आ गया कैम प्लांट्स का, कंपैरिजन इसी नोट में। कैम प्लांट्स हैव सेपरेशन ऑफ टाइम। सेल तो एक ही है ना, मीजोफिल सेल, ये देख लो, वही तो मीजोफिल सेल है। इस मीजोफिल सेल में आधा भाग चला रात्रि में और आधा भाग चला ये दिन के समय। तो ये सेपरेशन ऑफ स्पेस है या टाइम है? समय। समय के संदर्भ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस विभाजित है, कुछ भाग चलेगा फोटोसिंथेसिस का रात्रि में और कुछ दिन में। रात्रि में कौन सा भाग चल रहा है? प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2, और दिन में केल्विन साइकिल वाला भाग चलेगा जो फाइनल फिक्सेशन है। तो ये दिन में प्रोसेस चलेगा। तो यहां पर कैम प्लांट्स हैव सेपरेशन ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं टेक्निकली टेम्पोरल सेपरेशन। वो था स्पेटियल सेपरेशन बिटवीन प्राइमरी फिक्सेशन एंड केल्विन साइकिल, प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 एंड केल्विन साइकिल। प्राइमरी फिक्सेशन कहां? नाइट में, सेम मीजोफिल सेल में। केल्विन साइकिल का कब? डे में, सेम मीजोफिल सेल में। सेल नहीं बदला, केवल समय का विभाजन है। जब सेल नहीं बदला, उसी सेल में केल्विन साइकिल चलेगा, और दिन के समय निश्चित सी बात है दिन के समय लाइट रिएक्शन चलेगा। तो अब ऐसी स्थिति में आपको एक तो ये बात समझ में आएगी कैम प्लांट से कि केल्विन साइकिल दिन में चल रहा है। इसका मतलब जब आप इसको डार्क रिएक्शन कह रहे थे, तो अगर ये रात्रि में चलता तो कैम प्लांट रात में चला लेते ना डार्क रिएक्शन को। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब केल्विन साइकिल बेशक से डार्क रिएक्शन कहला रहा था, लेकिन चलेगा दिन में ही, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के ऊपर निर्भर है। तो अब मुद्दा आएगा फोटो रेस्पिरेशन का। कैम प्लांट्स शो फोटो रेस्पिरेशन। कैम प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन शो करेंगे, क्योंकि इनके पास दो अलग अलग सेल नहीं है। एक ही सेल के अंदर वहीं दिन के समय लाइट रिएक्शन चल रहा है और वहीं केल्विन साइकिल चल रही है। रूबिस्को का और लाइट रिएक्शन का सेल सेम है, लेकिन इनका फोटो रेस्पिरेशन लोअर देन C3 प्लांट्स है, C3 प्लांट से कम है। क्यों? मैलिक एसिड के टूटने से जो CO2 इंटरनली रिलीज हो रही है वो एटमॉस्फेयर की CO2 सप्लाई से बेहतर है। बाहर से CO2 आती है धीरे धीरे, लेकिन गुड अमाउंट ऑफ CO2 इज रिलीज्ड फ्रॉम मैलिक एसिड ब्रेकडाउन, मैलिक एसिड के ब्रेकडाउन से। और अगर CO2 की कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाएगी तो निश्चित सी बात है कि जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है उसके चांस कम हो जाएंगे, पर चलेगी बोल दिया, फोटो रेस्पिरेशन होगा। फिर पॉइंट आता है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी का। C4 प्लांट ने फोटो रेस्पिरेशन नहीं किया, इनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, C3 उससे कम। कैम प्लांट की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी सबसे कम। कारण इनका जो ATP एंड NADPH2 यूज है
वो इक्वल टू C4 है। खर्चा ज्यादा कर दिया लेकिन फोटो रेस्पायरेशन बचा नहीं पाए। फोटो रेस्पायरेशन नॉट प्रिवेंटेड, इसलिए इनकी एफिशिएंसी सबसे कम है। एफिशिएंसी में यह भी तो देखा जाएगा ना खर्चा कितना हुआ है। C4 ने खर्चा बेशक से ज्यादा किया लेकिन नुकसान बंद कर दिया, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। C3 ने खर्चा कम किया, फिर उसका नंबर, इसने खर्चा भी ज्यादा किया और नुकसान भी नहीं बचाया, तो एफिशिएंसी सबसे कम कैम प्लांट्स की। फिर आप कहेंगे फिर ये इवॉल्व ही क्यों हुए? अरे अभी बताया था, इनका टारगेट खर्चा देखना नहीं है, इनका टारगेट है पानी के लॉस को कम करना, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों में उग रहे हैं जहां पानी की कमी है। इन्होंने सोच लिया है खर्चा कुछ भी हो जाए पर पानी का लॉस नहीं करना है, कसम खाली है, क्योंकि पानी की कमी है बहुत ज्यादा। सो दे आर नॉट वरीड अबाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, तो इसलिए इनका टारगेट ही अलग है, इनका टारगेट पानी के लॉस को कम करना है। तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी का क्वेश्चन बन गया। फिर वाटर यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? जिसका वाटर लॉस कम है। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है? कैम की, क्योंकि ये तो दिन में स्टोमेटा ही नहीं खोल रहा, इसकी एफिशिएंसी सबसे बेहतर है। C4 अगले नंबर पर, कहा था पार्शियली क्लोज रखता है, और C3 के दरवाजे तो खुले हैं। क्यों भैया? पूरा स्टोमेटा खोलना पड़ेगा CO2 लेने के लिए, पहले ही वो CO2 की कमी से त्रस्त है, फोटो रेस्पायरेशन चल रहा है, इस कारण से पूरे स्टोमेटा दिन भर खुले हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका जो वाटर लॉस है वो सबसे ज्यादा होगा, तो एफिशिएंसी कम। मैंने उल्टा करके भी लिख दिया, कुछ लोग गच्चा खा जाते ना अंग्रेजी में। वाटर लॉस, किसका वाटर लॉस सबसे ज्यादा है? C3 का। उससे कम वाटर लॉस C4, सबसे कम वाटर लॉस कैम। जिसका वाटर लॉस कम उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, जिसका वाटर लॉस सबसे ज्यादा उसकी एफिशिएंसी कम, उसकी एफिशिएंसी कम। ये पूरा कंपैरिजन भी मैंने दे दिया, और ये पाथवेज की स्टोरी हो गई। जो फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पाथवे हैं, पाथवे सारे हमारे कवर हो गए। कैम में थोड़ा सीमित डिस्कशन लिया है, लेकिन काम की बातें आपको सब बता दी हैं, और इनके कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। C3 C4 के कंपैरिजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको तो NCERT भी देता है पूरा, कैम के कंपैरिजन नहीं देता है, पर काम की बातें उसकी भी हमें लेनी है। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, सक्यूलेंट, फ्लैशी, ये सब पॉइंट्स हमारे काफी काम के हैं। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, फिजियोलॉजिकल क्यों कहा एडाप्टेशन को? फोटोसिंथेसिस एक पाथवे है, एक फंक्शन है। जो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन का पॉइंट आया था, उस पर कई बच्चों की क्वेरी आ सकती है, उसको बोल दूं। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन क्यों कहा? फोटोसिंथेसिस एक फंक्शन है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग एक फंक्शन है। तो कैम पाथवे, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, दे आर रिगार्डेड एज फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस, मतलब एडाप्टेशंस रिलेटेड टू फंक्शन फॉर डिक्रीजिंग वाटर लॉस। तो कैम पाथवे लिखे, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा लिखे, ये दोनों ही फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस हैं। इस पर मैंने दोबारा से मार्क कर दिया, कैम पाथवे लिखकर आएगा तब भी वो फंक्शन से रिलेटेड एडाप्टेशन है, फंक्शन से रिलेटेड होगा तो फिजियोलॉजिकल। और स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा लिखा हुआ आएगा तो भी फिजियोलॉजिकल है, क्योंकि स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग की बात हो रही है। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज ऑल्सो अ फंक्शन, सो इट इज फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन फॉर डिक्रीजिंग वाटर लॉस। ये पूरा कंपैरिजन स्टोरी आ गई फोटोसिंथेसिस के पाथवेज के बारे में। ये फोटोसिंथेसिस के चैप्टर का आखिरी भाग है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या फैक्टर्स हैं, लाइट, टेम्परेचर वगैरह, क्लोरोफिल, ये सब मिलकर किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, इसका डिस्कशन आएगा। एनसीईआरटी ने ये डिस्कशन किस पेज पर दिया है? एनसीईआरटी ने ये डिस्कशन लिया है पेज नंबर 222 पर, 222 पेज पर एनसीईआरटी ने यह डिस्कशन लिया है। इस डिस्कशन में फैक्टर्स में जाने से पहले एक बेसिक पॉइंट जानना होता है, जो कहलाता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स
एनसीईआरटी भी नाम लेता है। इसका अर्थ क्या है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कहता है यदि कोई प्रोसेस मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल फैक्टर्स की सहायता से चल रहा है तो एक समय पर कोई एक ही फैक्टर उस प्रोसेस के रेट को कंट्रोल करेगा, लिमिट करेगा। ये कहता है, ये लिखा मैंने, ओनली वन फैक्टर एट ए टाइम, एक समय पर एक फैक्टर एक्ट्स एज लिमिटिंग फैक्टर और रेट कंट्रोलिंग फैक्टर, और रेट कंट्रोलिंग फैक्टर विच इज अवेलेबल। कौन होगा? जो सबसे कम क्वांटिटी में होगा, अवेलेबल इन मिनिमम क्वांटिटी, जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होगा वही लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा। एक बार रिपीट करूंगा फिर समझाऊंगा। ब्लैकमैन समझाते हैं, ब्लैकमैन साइंटिस्ट का नाम, ब्लैकमैन समझाते हैं कि यदि कोई प्रोसेस, खाली फोटोसिंथेसिस नहीं, कोई प्रोसेस दुनिया में, कोई प्रोसेस मल्टीपल फैक्टर से चल रहा है तो उनमें से किसी एक फैक्टर के कारण ही इस प्रोसेस का रेट निश्चित होगा, निर्धारित होगा। वो फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा और जिसके कारण रेट कंट्रोल होगा वो वही होगा जिसकी उपलब्धता सबसे कम है, जिसकी उपलब्धता सबसे कम है। एक एग्जांपल लेता हूं ऐसे अक्सर जो मैं यूज करता हूं आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाने के लिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि अगर ये कोई कार फैक्ट्री है, इस कार फैक्ट्री में अलग अलग यूनिट्स हैं। एक यूनिट इंजन बनाती है, एक यूनिट कार की बॉडी बनाती है, एक यूनिट उसको पेंट करती है, एक असेंबल करने वाली यूनिट है। अब अगर इंजन बनाने वाली जो यूनिट है, इसको कोई आर नहीं पड़ेगा, जो इंजन बनाने वाली यूनिट है, सपोज उसकी कैपेसिटी है पर मंथ 40 इंजन बनाने की। बॉडी बनाने वाली यूनिट की कैपेसिटी है पर मंथ 55 बॉडी बनाने की। पेंट करने वाले की कैपेसिटी है 60 को पेंट करने की। असेंबल करने वाले की अगर सपोज ऐसे कोई भी एबिलिटी ले ली 70, ऐसे मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू लिखी है। अब इनकी यूनिट्स की एबिलिटी अलग अलग है, तो मैं आपसे पूछूंगा इस कार फैक्ट्री का पर मंथ कार प्रोडक्शन रेट कितना आएगा? कोई भी बताएगा? 40 ही आएगा। बिना इंजन के थोड़ी कार बना लोगे, बॉडी बना ली, पेंट कर लिया, सबको असेंबल करके जोड़ के बिना इंजन के बैठ के चलेगी, बैल से खींचनी पड़ेगी, बैलगाड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब इंजन ही नहीं है तो कैसे गाड़ी बनेगी? तो इसलिए जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्शन कितना होगा। तो ये ब्लैकमैन्स लॉ, तो ये लिमिटिंग फैक्टर होगा, जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। और एक मेथड बताता हूं, अगर आपको इनकी क्वांटिटी ना बताई जाए, कोई आपसे कहे कि लिमिटिंग फैक्टर बताओ, लेकिन यह नहीं बताया किसका प्रोडक्शन कितना है, तो आप कहेंगे इनका जो भी वर्तमान प्रोडक्शन है सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देख लो। जिसको बढ़ाने से प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए वही लिमिटिंग है। बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। जिसको बढ़ाने से प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए वही लिमिटिंग है। अगर इस 40 को बढ़ाकर 45 कर दूं तो क्या 45 प्रोडक्शन रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। लेकिन अगर इस 55 को बढ़ा के 60 करूं तो क्या रेट बढ़ जाएगा? कैसे बढ़ जाएगा? इंजन तो 40 ही है ना। तो जिसको बढ़ाने से, जो रिजल्ट बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बढ़ाने से रेट बढ़ जाए वही लिमिटिंग है। हिंदी में ही लिख रहा हूं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आगे काम आएगा एनसीईआरटी के ग्राफ में। जिसको बढ़ाने से रेट बढ़े वही लिमिटिंग है, क्योंकि वो कम था ना तभी तो उसको बढ़ाने से रेट बढ़ गया। अब अगर मैंने इसको बढ़ाकर 55 कर दिया तो यहां तक तो रेट बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन कितना आएगा 55। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाकर 57 कर दूं तो अब प्रोडक्शन कितना आएगा 55। जब ये 57 है और ये 55 ही है तो अब ये लिमिटिंग हो जाएगा। ये कम रह गया ना, ये ज्यादा हो गया, क्योंकि आपने इंजन तो बना लिया, बॉडी तो है नहीं, तो पेंट किसे करोगे खुद को। इंजन बना लिया या इंजन पे बैठ के चल दोगे, तो इंजन बना लिया, बॉडी 55 ही है, 2 इंजन फालतू पड़े रहेंगे, कार थोड़ी बन पाएगी उनसे। तो इसका मतलब जो सबसे कम होगा वही लिमिटिंग होगा, जिसकी उपलब्धता सबसे कम है वो लिमिटिंग है। जब तक उसको बढ़ाने से रेट बढ़े तो वो लिमिटिंग है, जब उसको बढ़ाने पर रेट बढ़ना बंद हो जाए तो मतलब अब कोई और लिमिटिंग हो गया है, मतलब अब कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो गया है, किसी और की कमी रह गई है। ये नियम चलेगा, आगे काम आएगा तुरंत। आई होप दिमाग में बैठा है, नहीं तो बैलगाड़ी पे घुमा दूंगा। हाँ। ये आ गया कॉन्सेप्ट। पहला फैक्टर आ गया लाइट। लाइट के फैक्टर में 2 प्रकार के डिस्कशन है, एक है लाइट की क्वालिटी और एक है लाइट की क्वांटिटी। आप कहेंगे लाइट की क्वालिटी का क्या अर्थ है? बहुत आसान शब्दों में लिखा है मैंने। लाइट की क्वालिटी का अर्थ है उसकी गुणवत्ता, मतलब उसकी वेवलेंथ। लाइट वॉयलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, इट इज क्वालिटी ऑफ लाइट, सो इट इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। लाइट की वेवलेंथ है उसकी क्वालिटी, और वेवलेंथ का अलग अलग कलर का फोटोसिंथेसिस के रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम पहले ही फुल डिटेल डिस्कस कर चुके एक्शन स्पेक्ट्रम में। पूरा ग्राफ बना चुके पहले, तो ये नया नहीं है, दोबारा नहीं आएगा, वो पहले पूरा पढ़ चुके। सो हाउ क्वालिटी ऑफ लाइट अफेक्ट्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। नया पॉइंट क्या आएगा? क्वांटिटी, लाइट की क्वांटिटी। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। इंटेंसिटी किस चीज को कहते हैं? कितनी रेज पर यूनिट एरिया में पड़ रही है, नंबर ऑफ रेडिएशंस, नंबर ऑफ फोटोन्स इन पर यूनिट एरिया, दैट इज इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी। अब यहां पर फोटोन लेंगे तो उसमें टाइम भी आ जाएगा, फोटोन लेंगे तो उसमें टाइम भी आ जाएगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर वो फिजिक्स हो जाएगी, अपने को उतनी कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है। तो ये इंटेंसिटी की बात हो गई। तो क्या लाइट की इंटेंसिटी का प्रभाव पड़ेगा? पक्का पड़ेगा जी। एनसीईआरटी कैसे समझाता है इसको? एनसीईआरटी समझाता है, एक ग्राफ लिया एनसीईआरटी ने लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बीच में एक ग्राफ लिया। इसमें अलग अलग सेगमेंट बांट दिए एनसीईआरटी ने। क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना है, ग्राफ को देखना पहले एनसीईआरटी की नजर से आसान। एनसीईआरटी ने ये उसी पेज पर, पेज नंबर 222 पर ये ग्राफ लिया है, जहां वो फैक्टर समझाना शुरू करता है, उस पेज पर लिया है। ध्यान देना ग्राफ पर। एक्स एक्सिस लाइट इंटेंसिटी, वाई एक्सिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। शुरुआत में जब आप जीरो इंटेंसिटी से शुरू करेंगे तो जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। फिर एक लिमिट के बाद बढ़ोतरी धीरे हो जाएगी और एक लिमिट ऐसी भी आएगी जहां के बाद रेट बढ़ना बंद हो जाएगा, सैचुरेशन हो गया कर्व में। अब एनसीईआरटी ने सेगमेंट बांट दिए, ए बी सी, इधर लिख दिया एक पॉइंट डी, इधर लिख दिया ई। हमसे एक एक करके सवाल पूछिए, हमसे एक एक करके सवाल पूछे इनके बारे में कि सेगमेंट ए की स्थिति बताओ,
ग्राफ बना दिया ना तो हमसे अलग अलग क्वेश्चन कर सकता है खुद, कुछ उसने पूछ भी रखे हैं एनसीईआरटी में, कुछ नए भी बन सकते हैं। क्या सेगमेंट ए में लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है? यस। और अभी समझाया था जिसको बढ़ाने से रेट बढ़े वही लिमिटिंग है, तो इसका मतलब सेगमेंट ए का आंसर तैयार हो गया। सेगमेंट ए, एक एक को समझाता जाऊंगा। लाइट इंटेंसिटी इज लिमिटिंग फैक्टर, बिल्कुल लीनियर कर्व आ रहा है, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं रेट बढ़ रहा है। लेकिन सेगमेंट बी देखो, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट बढ़ तो रहा है, लेकिन तो रेट बढ़ तो रहा है, लेकिन रेट में जो बढ़ोतरी है वो धीरे हो गई। रेट में जो बढ़ोतरी है वो धीरे हो गई। सेगमेंट बी में रेट में जो बढ़ोतरी है वो धीरे हो गई, ग्राफ इधर को जाने लगा, राइट साइड को शिफ्ट होने लगा, रेट में बढ़ोतरी धीरे हो गई। इसका मतलब लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट बढ़ा बट धीरे बढ़ा। इट मींस लाइट इंटेंसिटी का लिमिटिंग फैक्टर के रूप में जो प्रभाव है वो कम हो रहा है। लाइट इंटेंसिटी का लिमिटिंग फैक्टर के रूप में जो प्रभाव है वो कम हो रहा है, यही मेंशन किया मैंने। आंसर दे रखे सबके। इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एज लिमिटिंग फैक्टर इज डिक्रीजिंग, ये जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है। ए में क्लियर लिमिटिंग फैक्टर है, बी में इफेक्ट कम हो रहा है, और भैया सी में पूछा है आपसे बढ़ाते रहो इंटेंसिटी आप इस लिमिट के आगे, रेट बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब जिसको बढ़ाने से रेट बढ़ना बंद हो जाए, जैसे इंजन को 57 कर दिया था पर बॉडी थी नहीं, और कार फैक्ट्री वाले एग्जांपल में तो इंजन बढ़ाने से रेट बढ़ना बंद हो गया प्रोडक्शन का, इट मींस कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो गया। यहां भी जब इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट बढ़ना बंद हो जाए तो मतलब अब लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, कोई अन्य फैक्टर लिमिटिंग हो गया है। एनसीईआरटी ने ये दोनों बातें आपसे पूछी है कि ये सेगमेंट सी में क्या स्थिति है, बी में क्या स्थिति है। सेगमेंट सी में हम कहेंगे कि अब लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो गया है। और आपसे ये भी पूछता है कि वो और कौन। ज्यादातर केस में वो जो फैक्टर लिमिटिंग होता है वो होता है CO2 कंसंट्रेशन, ज्यादातर प्लांट के लिए, मेजोरिटी प्लांट के लिए, ऑल तो नहीं है लेकिन मेजोरिटी प्लांट के लिए वो फैक्टर होता है CO2 कंसंट्रेशन। यही लिखूंगा अभी, ये रहा सेगमेंट सी। सेगमेंट सी, लाइट इंटेंसिटी इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर, सी में नहीं है। सम अदर फैक्टर हैज बिकम लिमिटिंग एंड मोस्टली कहा है, ऑल नहीं बोला है, इट इज CO2 कंसंट्रेशन। अधिकतर केस में ये क्या होता है, CO2 कंसंट्रेशन होता है। आप कहेंगे CO2 कंसंट्रेशन क्यों हुआ? भाई सुबह सूरज निकला, इंटेंसिटी बढ़ती गई, लेकिन क्या सुबह से दोपहर तक एनवायरनमेंट की अचानक CO2 कंसंट्रेशन बढ़ गई क्या? यार वो तो सुबह जैसी थी दोपहर में भी वैसी है ना, तो CO2 कंसंट्रेशन तो ऐसे अचानक बदलती नहीं है ना। ठीक है, पिछले 50-60 साल में धीरे धीरे कुछ बढ़ी है, बट सुबह शाम में तो नहीं बदलती ना। तो इसका मतलब CO2 कंसंट्रेशन जो प्लांट डिमांड कर रहा है वो कम रह जाएगी, लाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस कारण से CO2 कंसंट्रेशन मेजोरिटी केस, आई रिपीट नॉट ऑल, क्योंकि आगे आएगा CO2 का भी डिटेल, तो मेजोरिटी केस में ये CO2 कंसंट्रेशन क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। फिर इसके बाद फिर वापस ग्राफ देख लो, ये जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी वो जगह है जहां पर लाइट के इंटेंसिटी के मामले में सैचुरेशन आ गया। ग्राफ इससे ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब इससे आगे इंटेंसिटी बढ़ाने पर प्लांट को और कोई फायदा नहीं है, इससे अधिक इंटेंसिटी देने पर रेट नहीं बढ़ रहा है। तो ये वो अधिकतम इंटेंसिटी है जिसको प्लांट यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी इसको कहता है लाइट सैचुरेशन पॉइंट, एनसीईआरटी इसको कहता है पॉइंट डी को लाइट सैचुरेशन पॉइंट। सिंपल मीनिंग क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। इससे ज्यादा और अधिक लाइट को उपयोग करने की क्षमता नहीं है, आप बढ़ाएंगे तो वो फालतू पड़ी रहेगी, प्लांट की क्षमता नहीं है इससे ज्यादा और अधिक लाइट को उपयोग करने की। यह है
लाइट सैचुरेशन पॉइंट। ये कितने लेवल पर आता है फिर एनसीईआरटी बताता है, ये आता है फुल लाइट के 10% पर। आप कहेंगे यहाँ फुल लाइट का क्या मीनिंग है? कई बच्चे इसको वेवलेंथ पे ले जाते हैं, सर क्या इसमें अल्ट्रावोलेट इंफ्रारेड भी जोड़ दे? नहीं नहीं, अरे भैया एनसीईआरटी इंटेंसिटी का डिस्कशन दे रहा है, तो यहाँ उसके फुल लाइट का अर्थ है दिन की अधिकतम लाइट की तुलना में ये जो सैचुरेशन आया होगा वो कहाँ आ गया होगा? 10% पर ही आ गया होगा। तो दिन की अधिकतम लाइट, फुल लाइट इंटेंसिटी, मैंने यहाँ लिख दिया, एनसीईआरटी ने अलग से इंटेंसिटी नहीं लिखा, वो कहता केवल फुल लाइट। तो कई बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, वो सवाल करते हैं फुल लाइट का अर्थ यहाँ पर इसमें इंफ्रारेड वगैरह जोड़ना नहीं है, फुल लाइट का अर्थ है दिन की मैक्सिमम इंटेंसिटी कंसिडर करना। तो ये उसके कितने परसेंट पर आ गया होगा? 10% पर ही। ये लाइट सैचुरेशन पॉइंट है। 10% किसका? पार का। पार बताया था पहले, 400 से 700 नैनोमीटर। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार बताया था पहले, 400 से 700 नैनोमीटर। अब आप कहेंगे कि बात दिमाग में और कैसे बैठेगी? सुबह सूरज निकला तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ना शुरू हुआ, अब एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो गया। जब सुबह सूरज निकला तो रेट बढ़ना बंद हो गया। क्या अभी भी इंटेंसिटी बढ़ रही है? यस, अभी इंटेंसिटी बढ़ेगी। जहां रेट बढ़ना बंद हो गया अभी इससे और 10 गुना बढ़ेगी। 10% मतलब सुबह जब सूरज निकला तो कुछ समय में ही इतनी इंटेंसिटी हो जाती है कि प्लांट उतनी कोई मैक्सिमम यूज कर सकता है। उसके बाद दिन भर जो आगे और सूरज चमकता रहता है, दोपहर में इतना तेज सूरज चमकता है, उतनी इंटेंसिटी प्लांट यूज नहीं कर सकते। उस मैक्सिमम का कितने परसेंट? 10%। लेकिन वो 10% विद इन विच वेवलेंथ? पार। विद इन विच वेवलेंथ? पार। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टे क्वेश्चन करने में काम आएगा। तो क्या प्लांट पूरी लाइट यूज कर पा रहे हैं? ना। कितनी? 10%। पॉइंट ई, पॉइंट ई क्या था देख लो पहले, ये इधर था, छोटे बच्चों वाली कहानी है इसमें। मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है पॉइंट ई, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ये तो इतना एनसीईआरटी की स्टोरी थी। अब मैंने इसमें एक छोटा सा हिस्सा जोड़ा है, जो अपन पीछे थ्योरी डिस्कस करके आए हैं वो मैंने ग्राफ में जोड़ लिया। ये जोड़ दिया मैंने ग्राफ में, छोटा सा हिस्सा। ये जोड़ दिया। तुरंत आपका सवाल आना चाहिए, और इसको सेगमेंट लिख दिया मैंने एफ, ABCDEF। सेगमेंट एफ में फोटोसिंथेसिस का रेट घटने लगा। क्यों? इंटेंसिटी लाइट की इतनी ज्यादा हो गई कि उससे रेट घट गया। किस लिए? पीछे बताया था, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होगी, लाइट ज्यादा पड़ेगी तो पिगमेंट डैमेज हो जाएंगे, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो क्या एक्सेसिव लाइट इंटेंसिटी पर फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है? यस, ज्यादा लाइट से पिगमेंट डैमेज हो सकते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस का रेट घट भी सकता है। जब इंटेंसिटी कम थी तो कम से बढ़ाने में रेट बढ़ेगा, लेकिन ऑलरेडी काफी हो चुकी है, और ज्यादा बढ़ाने में रेट कम हो सकता है ड्यू टू फोटो ऑक्सीडेशन। ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ। आप देखो सेगमेंट एफ ले लिया एक्स्ट्रा पार्ट में। डिक्रीज इन आरओपी, आरओपी कौन? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हिंदी वाला आरओपी नहीं है। डिक्रीज इन आरओपी ड्यू टू फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के फोटो ऑक्सीडेशन के कारण कम हुआ है, कॉज्ड बाय एक्सेसिव लाइट इंटेंसिटी। बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी तो भैया पिगमेंट डैमेज हो जाएंगे और इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो सकता है। ये इस ग्राफ की कहानी आ गई। ग्राफ के फटाफट आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, फिर और सवाल करूंगा। सेगमेंट सी, क्या लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर है? ना। सामान्य रूप से कौन होगा सेगमेंट सी में? CO2 कंसंट्रेशन। सेगमेंट ए, लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर है? यस, यही लिमिटिंग फैक्टर है। सेगमेंट बी में लाइट इंटेंसिटी का प्रभाव कम हो रहा है। पॉइंट डी को क्या कहते हैं?
लाइट सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। पौधे इससे ज्यादा और लाइट यूज नहीं कर सकते। सेगमेंट एफ में फोटोसिंथेसिस का रेट कम क्यों हो गया? आंसर, एक्सेसिव लाइट से क्या हो गया? फोटो ऑक्सीडेशन। आंसर तैयार हो गया। अब और क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछेगा, क्या एक सामान्य दिन में लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर होती है? क्वेश्चन करने के तरीके क्या क्या हैं? कुछ बच्चों का तरीका, सर आपने अभी बताया ही नहीं है, हम कैसे करें? हमने पढ़ाई नहीं है, हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है, क्वेश्चन नया है। कुछ दूसरे बच्चों का तरीका, सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा तरीका, दिमाग लगाओ, पौधे कितनी लाइट उपयोग कर रहे थे? 10%। मतलब जो अवेलेबल है वो कहीं ज्यादा है और जो उपयोग हो रही है वो केवल उसकी 10% है। तो एक सामान्य दिन में जो लाइट उपलब्ध होती है, पौधा पूरी को उपयोग नहीं कर पाता, लाइट की उपलब्धता ज्यादा है। तो जब लाइट की उपलब्धता ज्यादा है तो लाइट इंटेंसिटी कैसे लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा? तो एक सामान्य दिन में जब नॉर्मल सूरज चमक रहा हो तो लाइट इंटेंसिटी का लिमिटिंग फैक्टर होना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बहुत सिंपल शॉर्ट में चलाऊं, देखो कैसे शॉर्ट में पॉइंट किए हैं। लाइट एज लिमिटिंग फैक्टर, नॉर्मल डे नो, पॉसिबल नहीं, अभी समझाया। अब उल्टा घूमेगा क्वेश्चन, क्लाउडी डे यस, बादल छाए हुए, नीचे इंटेंसिटी आ ही नहीं रही है, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। शेड प्लांट्स, ये एनसीईआरटी का पॉइंट। छांव में उगने वाले पौधे, यस। एनसीईआरटी के कहने के तरीके क्या होते हैं? अपनी महान अंग्रेजी का उपयोग करते हुए एनसीईआरटी कहता है दैट एक्सेप्ट फॉर शेड प्लांट्स लाइट इज नॉर्मली नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। मतलब शेड प्लांट्स को छोड़कर लाइट सामान्य रूप से लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। इसको छोड़कर, मतलब इसके लिए होता है, इसके लिए होता है, मैंने मार्क कर दिया। फिर शेड प्लांट में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, जो बड़े पेड़ों के नीचे छांव में छोटे पौधे उग रहे हैं, ये वो शेड प्लांट्स हैं। ये इनके लिए एक टर्म यूज होती है, ये स्कियोफाइट्स कहलाते हैं। शेड प्लांट्स आर रेफर्ड एज स्कियोफाइट्स। इनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। इनमें एक सवाल बनता है कि इनको लगातार रोज ही कम लाइट मिल रही है, तो इनमें किस प्रकार की एडाप्टेशन होती है अपना बेटर फोटोसिंथेसिस चलाने के लिए? इनमें एडाप्टेशन होती है एक तो इनमें पत्तियों का साइज बड़ा है, बड़ी पत्तियां होती हैं ताकि अधिक क्षेत्र की लाइट को कवर कर सके ये प्लांट। और क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो छांव में उगने वाले पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो ज्यादा हरी होती हैं, मोर ग्रीन दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा है ताकि जितनी लाइट पड़े उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो, उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो। ये इनके एडाप्टेशन का क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल सोच सटीक सवाल करा रहा हूं, मिस नहीं होना चाहिए। जो मैं कहता रहता हूं, मुझे मिस्टेक नहीं चाहिए। मैंने बिल्कुल स्ट्रेट आंसर बता के चल रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं, समझा भी रहा हूं, आंसर भी दे रहा हूं, मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, वो खुद बात करता है, क्वेश्चन आएगा आपके सामने। अभी भी मैंने वो लैंग्वेज उपयोग नहीं की है, जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको अपनी समझ लगानी होगी उसके लिए। फिर उसके बाद ये एनसीईआरटी के बाहर गया है, पर कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, बहुत हल्की सी बात है। लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। लाइट कंपेंसेशन पॉइंट किस चीज को कहते हैं? ये वो लो लाइट इंटेंसिटी है, वह कम लाइट इंटेंसिटी जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में सामान्य तौर पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है और प्लांट का अपना रेस्पिरेशन कम होता है।
क्योंकि प्लांट को ना केवल अपने लिए भोजन बनाना है, बल्कि हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए भी तो भोजन बनाना है ना। हर्बीवोर खा रहे हैं, हम भी कुछ ले रहे हैं, बाकी कार्निवोर के पास भी इनडायरेक्टली वहीं से जा रहा, तो इतना भोजन बनाना है प्लांट को। तो क्या प्लांट केवल अपने रेस्पिरेशन की जरूरत के लिए भोजन बनाता है या उससे ज्यादा? सो सामान्य तौर पर प्लांट का फोटोसिंथेसिस रेट प्लांट के अपने रेस्पिरेशन से ज्यादा है। परंतु यदि आप प्लांट को कम लाइट इंटेंसिटी दें तो क्या इससे फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो सकता है? यस। कितनी कम दें? जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट का अपने रेस्पिरेशन के बराबर हो जाए, वो कम इंटेंसिटी कहलाएगी लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। कंपेंसेट करने का बराबर मतलब होता है किसी चीज की बराबरी करना, किसी चीज की पूर्ति करना। किसकी पूर्ति की? केवल अपने रेस्पिरेशन की, उससे ज्यादा नहीं भोजन बनाए। तो इतनी लाइट दें, उसको बोलते हैं लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। क्या यह प्राकृतिक रूप से देखा जा सकता है? यस। मॉर्निंग और इवनिंग के समय। रात में तो लाइट है नहीं, तो कोई फोटोसिंथेसिस भी नहीं है। सुबह जब सूरज निकलेगा तो लाइट इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्लांट इतना फोटोसिंथेसिस करेगा कि अपने रेस्पिरेशन के बराबर हो, और फिर दिन भर से ज्यादा रहेगा। कितना ज्यादा रहेगा? मैंने अलग से नोट में लिखा है, लगभग 10 गुना। दिन भर प्लांट अपने रेस्पिरेशन से लगभग 10 गुना फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन यार शाम को जब इंटेंसिटी कम होने लगेगी तो भाई रेट गिरेगा ना फोटोसिंथेसिस का। तो इवनिंग में फिर से एक बार ऐसी स्थिति आएगी जब घटते घटते फोटोसिंथेसिस अपने रेस्पिरेशन के बराबर रह जाएगा, और अल्टीमेटली फिर जीरो भी होगा रात में। सो इन अ नॉर्मल डे प्लांट फोटोसिंथेसिस इज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन, ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन। मॉर्निंग इवनिंग में अपने बराबर, और रात्रि में सभी जानते हैं जीरो। ये कंडीशन है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब मेरे ऐसा कहने पर बच्चों के सवाल बढ़िया। सर ये क्या ट्यूबलाइट की लाइट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है? बेटा पौधे को तो लाइट चाहिए, सनलाइट होगी ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में क्या विबग्योर है? बिल्कुल है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम है। इससे जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एप्रिशिएबल नहीं है, इसलिए कहीं आपको बुक में कंसीडर होते हुए नहीं दिखाई देता। बट वेवलेंथ के मामले में देखें तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे रोक देंगे उसको? तो विबग्योर से मतलब है ना पिगमेंट को। तो सो उस प्लांट को लाइट चाहिए, गुड इंटेंसिटी मिल गई तो बिल्कुल हो जाएगा। विबग्योर चाहिए ना उसको, तो एनर्जी मिलनी चाहिए। उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है। अब उतनी एनर्जी मिल पाए तो जैसे सूरज में अगर आप खड़े हैं उसको गर्म कर देता है, जितनी सनलाइट की इंटेंसिटी आ रही है कमरे में पड़ती है। अगर आप सपोज आप बैठे हैं ऐसी जगह, कहीं जगह आपने दीवारें लगा ली, ऊपर से खोल दिया, बाई चांस आपने अगर छत नहीं है तो जितनी इंटेंसिटी पड़ेगी, जो गर्मी आएगी कम वहाँ उस चैम्बर में इकट्ठी होगी। और आप 4 बल्ब भी लगा लें, क्या वो इतनी गर्मी कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। तो गर्मी भी तो एनर्जी से हो रही है ना। तो इसका मतलब जो एक कृत्रिम लाइट है आर्टिफिशियल, इसकी एनर्जी का अमाउंट काफ़ी कम है, काफ़ी कम है उससे, तो इसलिए वो अप्रिशिएबल नहीं माना जाता है। फिर पॉइंट आ गया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है, पेज नंबर 209, आई थिंक पेज नंबर, वह क्रॉस चेक करता हूं। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट पेज नंबर लिखा है मैंने। पेज नंबर 209 पर एनसीईआरटी ने यह क्वेश्चन पूछा है, जो मैंने पहले भी कहा था कि आगे आएगा, कि लाइट की इंटेंसिटी बदलने से जो मीजोफिल सेल हैं लीफ के, उनमें क्लोरोप्लास्ट के अरेंजमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। अलग अलग अरेंजमेंट है। अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई है, ध्यान से देखेंगे हाई इंटेंसिटी, तो मैंने लाइट के जो एरो है वो ज्यादा लगाए हैं, लाइट के जो एरो है वो ज्यादा लगाए हैं। ये मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और ये अरेंजमेंट देखो कैसा, क्लोरोप्लास्ट लाइट के पैरेलल हो गए, क्लोरोप्लास्ट पैरेलल टू लाइट,
लाइट के पैरेलल हो गए या साइड के जो वॉल है इसके भी पैरेलल है। एनसीईआरटी वॉल भी उपयोग करता है, तो इधर वाली वॉल नहीं देखनी है, इस वाली वॉल की बात कर रहा है। इधर लाइट पे ध्यान देना, इधर वॉल पे। साइड वॉल या लाइट के क्या हो गए, पैरेलल। लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो देखो एरो कम लगाए हैं, लो इंटेंसिटी में। क्लोरोप्लास्ट क्या हो गए, लाइट के परपेंडिकुलर हो गए। क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर टू लाइट, लाइट के परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर हो गए, ये जरा इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, आप सभी लोग पहचानते हैं। ये परपेंडिकुलर का साइड, क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर टू लाइट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जब ज्यादा इंटेंसिटी हो तो खुद को बचाने के लिए, पिगमेंट को बचाने के लिए, फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए एक्सेसिव लाइट से, बीच में रास्ता छोड़ दो ताकि लाइट बीच में से पार हो जाए और क्लोरोप्लास्ट के सरफेस पर कम से कम लाइट पड़े। पैरेलल हो गए हाई इंटेंसिटी में। लेकिन जब इंटेंसिटी लो है तो अधिक से अधिक लाइट क्लोरोप्लास्ट पर ही पड़े, उसका उपयोग हो सके, इसके लिए क्या हो गए, लाइट के परपेंडिकुलर हो गए। और जब डार्क है तो ऐसी स्थिति में इधर उधर रैंडमली फैल गए। ये 2 सवाल पूछे थे एनसीईआरटी ने, ये मैंने पेज नंबर 209 पर 209 पर मैंने कहा भी था आगे आएगा डिस्कशन। कई बच्चे बीच में पढ़कर दुखी होते हैं, लेकिन मैंने पहले बता दिया था क्योंकि तो इंटेंसिटी से रिलेटेड है ना, तो मैं इंटेंसिटी पढ़ाऊंगा तो एक ही बार लूंगा। एनसीईआरटी के अपने मेथड अलग है, वो कहीं कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन हम बीच में इंटेंसिटी का नाम नहीं ले सकते। बहुत सारा बच्चा तो वहां बीच में इंटेंसिटी का नाम लेते फैल जाएगा, सर कौन सा सिटी। तो ये इंटेंसिटी, तो इसका मतलब यहां पर जो ये पॉइंट्स हैं ये क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये सारी कहानी हमने यहां पर पूरी की पूरी ले ली है। लाइट के जो फैक्टर है और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड कंप्लीट स्टोरी है। ये सारी कहानी अब आपको आएगी और लाइट एनसीईआरटी ने खूब अच्छे से दिया है।